नमो नमः प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी संस्कृत शिक्षिका रोली मिश्रा और आज मैं एनसीईआरटी संस्कृत कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए जो कि रुचिरा भाग 2 का अध्ययन करते हैं उनके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा अर्थात हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व कर रही हूं जो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये पेपर है केंद्रीय विद्यालय का और इसमें एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। पूरा ये प्रश्न पत्रम अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा है, प्रश्न पत्र है अर्धवार्षिकी परीक्षा का और कक्षा 7वीं का है। विषय है संस्कृतम। समय है सार्ध होरा द्वयम। सार्ध का अर्थ है आधा, होरा घंटा और द्वयम 2, तो 2 और आधा घंटा अर्थात 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटे का पेपर है। पूर्णांकाः 60 मिनट का है, पूर्णांक है 60 नंबर का जो कि 60 अंक का है आपका। और विद्यार्थिना नाम यहाँ पे भरना है अर्थात विद्यार्थियों को अपना नाम भरना होता है। कक्षा वर्ग च और क्लास और सेक्शन भरना है। अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर भरना है। दिवसा मतलब जिस दिन आपका पेपर हो रहा है वो लिखना है और दिनांक डेट डालनी है। और ये टीचर्स के लिए है, आपको इसमें नहीं भरना है। ये कक्ष निरीक्षक और यहाँ पे प्राप्तांक और ये परीक्षक का हस्ताक्षर आदि होता है। तो ये क्या निर्देश दिया हुआ है वो भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अस्मिन् प्रश्न पत्रे 4 खंडाः सन्ति अर्थात इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। समस्ताः प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उत्तराणि अस्मिन् एव उत्तर पत्र के निर्दिष्ट स्थाने लिखितव्यानि, जो उत्तर हैं वो इसी पत्र में, इसी उत्तर पत्र के निर्दिष्ट स्थान मतलब जो स्थान दिया हुआ है उसी में लिखना है। तो ये हो गया आपका पूरा निर्देश और जो प्रश्न पत्र में ऊपर लिखा होता है। अब देखिए इसमें आपका है खंड का, 4 खंड हैं। तो सबसे पहले आ गया खंड का। तो खंड का में सबसे पहले अपठित अवबोधनम। इसका मतलब है कि ये अपठित है, पठित नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है पहले इसको। ये कहीं बाहर से रहता है पैराग्राफ, सिर्फ आपकी बुद्धि चेक करने के लिए होता है, सोच समझ चेक करने के लिए होता है कि आपको कितना संस्कृत अभी तक सीखा है। तो प्रश्न 1 में आपका है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा। गद्यांश मतलब ये जो पैराग्राफ है इसी को पढ़ करके निर्देशानुसारम, निर्देश के अनुसार प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। पहले इसको पढ़ना है फिर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएँ इसके लिए सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। भारतस्य, जहाँ पे स्या जुड़ जाता है वो षष्ठी विभक्ति होती है और काके की चिन्ह जुड़ जाता है इसके साथ, तो भारतस्य मतलब भारत के। उत्तर पश्चिम दिशायाम, उत्तर पश्चिम दिशा में। पंच नदीनाम, 5 नदियों का प्रदेश पंजाब है। एषः प्रदेशः, यह प्रदेश सिख मतावलंबिनाम, सिख मत को के अवलंबी या सिख मत को मानने वाले आधिक्येन, अधिकता के कारण ख्यातः अस्ति, प्रसिद्ध है। अर्थात यहाँ पर सिख मत के अवलंबी अधिक रहते हैं। सिख समुदाय से धर्म स्थलम गुरुद्वारा कथ्यते, सिख समुदाय के धर्मस्थल को गुरुद्वारा कहते हैं। पंजाब प्रांते अमृतसर नगरे स्थितम स्वर्ण मंदिरम अतीव प्रसिद्धम गुरुद्वारा अस्ति, पंजाब प्रांत में अमृतसर नगर में स्थित स्वर्ण मंदिर जो है वो बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। अस्य शिलान्यासम सिख समुदाय से, इसका शिलान्यास सिख समुदाय के चतुर्थ गुरु, चौथे गुरु रामदास ने 1588 तमे वर्षे, 1588वें वर्ष में अकरोत किया। शिलान्यास से समय, शिलान्यास के समय लाहौर नगरात, लाहौर नगर से सूफी संत मियाँ मीरा अपि, मियाँ मीर भी आधारशिलाम स्थापितवान, आधारशिला स्थापित की अर्थात वो भी उसमें शामिल हुए। एतत् मंदिरम, इस मंदिर में, इस एतत् मंदिर, इस मंदिर को, मंदिरम द्वितीय विभक्ति है, इसको को इसका चिन्ह होता है। तो एतत् मंदिरम, इस मंदिर को हर मंदिर साहिब नामना,
हरिमंदिर साहिब के नाम से भी, अपि मतलब भी, प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। अर्थात जो स्वर्ण मंदिर है वो हरिमंदिर साहिब के नाम से भी प्रसिद्ध है। एतस्य समीपे सरोवरः अस्ति, इसके समीप सरोवर है। या मतलब जो, अमृत सरोवरः कथ्यते, अमृत सरोवर कहा जाता है। अत्र यहाँ भक्तजनाः, भक्तजन पवित्र जले, पवित्र जल में स्नानं कृत्वा, स्नान करके अरदासम कुर्वन्ति, प्रार्थना करते हैं। देश विदेशात, देश विदेश से सहस्राः जनाः, हजारों लोग अत्र यहाँ दर्शनाय आगच्छन्ति, दर्शन के लिए आते हैं। अत्र यहाँ का मतलब उसी स्वर्ण मंदिर में। स्वर्ण मंदिरम जनानां आस्थायाः केंद्रम अस्ति, जो स्वर्ण मंदिर है वो लोगों की आस्था का केंद्र है। तो अब इससे रिलेटेड एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहले है कि पंजाबः भारतस्य कस्यां दिशायाम अस्ति, पंजाब भारत के किस दिशा में है। तो किस दिशा में है, यहाँ पे आपने देखा था उत्तर पश्चिम दिशायाम अस्ति। क्या है ये देखिए, पहले लिखा था उत्तर पश्चिम दिशायाम पंचनदीनां प्रदेशा पंजाबा अस्ति। तो आपको कुछ और नहीं लिखना है, सिर्फ आपको आंसर लिख देना उत्तर पश्चिम दिशायाम। आपका आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है उसका क्या कहा जा रहा है, उसमें सिख समुदाय से धर्मस्थलम किम कथ्यते, सिख समुदाय के धर्मस्थल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका पहले लिखा था कि सिख समुदाय से धर्मस्थलम गुरुद्वारा कथ्यते। तो यहाँ पे गुरुद्वारा हमने आंसर लिख दिया, क्योंकि आपको सिर्फ एक पद में आंसर, पद मतलब शब्द होता है, तो एक शब्द में ही आपको इसका आंसर देना है, इसलिए हमने लिख दिया गुरुद्वारा। अब देखिए गुरु रामदास कदा शिलान्यासम अकरोत्, गुरु रामदास ने कब शिलान्यास किया। तो यहाँ पे था कि अस्य शिलान्यासा गुरु रामदासा 1588 तमे वर्षे अकरोत्। तो यहाँ पे आपका सिर्फ क्या हो जाएगा आंसर, 1588 तमे वर्षे। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया कि सरोवर से नाम किम, सरोवर का नाम क्या है। तो सरोवर का नाम क्या था, यहाँ पे देखिए लिखा था कि एतस्य समीपे सरोवरः अस्ति, और यह अमृत सरोवरः कथ्यते, जिसको अमृत सरोवर कहा जाता है। तो सरोवर का नाम क्या था, अमृत सरोवर। हमने आंसर लिख दिया अमृत सरोवर। अब देखिए अब आ गया पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो इसके लिए देखिए क्या लिखा, कह मुस्लिम संतः आधार शिलाम स्थापितवान, किस मुस्लिम संत ने आधार शिला स्थापित की। तो मुस्लिम संतः मियाँ मीरा, ये पैराग्राफ में ऊपर था आपके, ये देखिए मुस्लिम संतः यहाँ पे है, ये सूफी संत का मतलब वही है। मुस्लिम संतः मियाँ मीरा अपि आधार शिलाम स्थापितवान। तो आंसर क्या हो गया हमारा कि मुस्लिम संतः मियाँ मीरा आधार शिलाम स्थापितवान, ये आपका पूरा आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, भक्त जना अमृत सरोवरे किम कुर्वन्ति, जो भक्त लोग हैं वो अमृत सरोवर में क्या करते हैं। तो यहाँ पे लिखा था कि अत्र भक्त जना पवित्र जले स्नानम कृत्वा अरदासम कुर्वन्ति। तो अत्र क्या है, ये इसी अमृत सरोवर में। तो यहाँ पे लिखा है अमृत सरोवरे किम कुर्वन्ति, तो आप लिखेंगे भक्त जना अमृत सरोवरे पवित्र जले स्नानम कृत्वा अरदासम कुर्वन्ति, क्योंकि ये पूर्ण वाक्य का आंसर है। आपको पूरा पूरा आंसर लिखना है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए अब आ जा है इसी पैराग्राफ से एक क्वेश्चन जो लिखा है कि गद्यांश से उचितम शीर्षकम लिखत, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो ये आपका 2 नंबर का है। देखिए इसमें लिखना नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये आपकी बुद्धि और विवेक पे डिपेंड करता है कि आप कितना सही लिख पाते हैं। शीर्षक का मतलब होता है किसी को नाम देना, उस पूरे पैराग्राफ वो किसके बारे में लिखा गया है वही आपको बताना था। तो वो पैराग्राफ गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर के बारे में था, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, स्वर्ण मंदिरम। स्वर्ण मंदिरम आपका पूरा शीर्षक हो गया। शीर्षक मतलब उस पैराग्राफ का नाम।
तो चलिए अब ये पूरा ये अपठित गद्यांश खत्म हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए खंड खा। खंड खा में आता है रचनात्मक कार्यम। रचनात्मक कार्यम में एक देखिए ये पिक्चर बनी हुई है जिसमें 3 क्रियाएं लिखी हुई। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि। प्रश्न के बीच में 3 क्रियापद लिखे हुए हैं। कौन कौन से हैं? ब्रूयात, सेवेत और स्यात्। ये थोड़ा सा छोटा है, मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि ये जूम हो जाए। ये शायद तो इसमें देखिए 3 क्रियाएं हैं। एक है ब्रूयात, दूसरी सेवेत और तीसरा स्यात्। ब्रूयात का मतलब बोलना चाहिए, सेवेत का मतलब सेवा करनी चाहिए, स्यात् का मतलब होना चाहिए। तो ये जो सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं इन्हीं में से आपको इन तीनों क्रियाओं को जोड़ना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, आप कोई भी सेंटेंस पहले ले सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है श्रेष्ठ जन्म। ये श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, तो इसको हमने किससे मिलाया? सेवेत से। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ जन की कर्म से सेवा करनी चाहिए। अब खा नंबर में आया व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, तो स्यात् होना चाहिए। व्यवहार में कदाचन मतलब कभी भी, कौटिल्यम कुटिलता नहीं होनी चाहिए, स्यात् का मतलब होना चाहिए। तो हमने इसको किससे जोड़ दिया? स्यात् से। ये स्यात् से जुड़ गया। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। इसी तरह आपको पूरे सेंटेंस बना करके लिखना है। इसमें 8 सेंटेंस हैं और पूरे सेंटेंस आपको बनाना है। अब ये देखिए सत्यम अप्रियम च न, सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, तो ये ब्रूयात से जुड़ जाएगा। ब्रूयात से सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात। इसी तरह वाचा गुरुम सेवेत, जो ये वाचा गुरुम है इसको किससे मिलाएंगे? सेवेत से, बीच वाली से। आप मिलाएं या ना मिलाएं, यहाँ पे आपको पूरा सेंटेंस बना करके लिखना है। वाचा गुरुम सेवेत, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। अब सत्यम प्रियम ब्रूयात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, तो ये सत्य और प्रिय हमने ब्रूयात से मिला दिया। अब मनसा मातरम पितरम क्या करना चाहिए? सेवेत, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो यहाँ मनसा मातरम पितरम च सेवेत। आपका सेंटेंस बन गया पूरा। अब देखिए आगे 6 नंबर में है अनृतम प्रियम च न ब्रूयात। अनृतम मतलब होता है झूठ, झूठ और प्रिय नहीं, मतलब जो झूठ प्रिय लगने वाला झूठ हो वो भी आपको नहीं बोलना चाहिए, तो ये भी ब्रूयात से जुड़ जाएगा और पूरा वाक्य ये आपका बन जाएगा। फिर है व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्। व्यवहार में हमेशा औदार्यम होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, तो ये आपका सेंटेंस है। ये किससे? स्यात् से ये जुड़ जाएगा। स्यात् जुड़ के एक वाक्य ये बन जाएगा। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे, जो कि है एक रचनात्मक कार्य में ही ये भी है। एक आपका बना हुआ है पिक्चर क्लासरूम की, और इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। कह रहा है सचित्रम दृष्ट्वा, सचित्र चित्र के साथ, जो सब ये सब पूरा चित्र है इसको देख करके मंजूषातः, जो ये मंजूषातः है, मंजूषा है, इसमें से पदानि च प्रयुज्य, पदों को प्रयोग करके, प्रयोज्य मतलब प्रयोग करके, शब्दों, पदानि मतलब शब्दों को प्रयोग करके वाक्यानि रचेत, वाक्य को रचिए, बनाइए। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है पूरा वाक्य। इसमें वैसे तो अगर हम पूरा कंप्लीटली बनाएं तो 2 ही सेंटेंस बनेगा, लेकिन आपको 4 सेंटेंस बनाना था, इसलिए सबसे पहले सेंटेंस में आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो ये लिखत क्रिया है ये एक वचन की क्रिया है, और क्योंकि शिक्षक अकेला है इसलिए शिक्षक के साथ लिखत ही लगेगा, और जो लिखंत की क्रिया है ये छात्रों के साथ लगेगी हमेशा। बहुत सारे छात्र हैं इसलिए ये बहुवचन की क्रिया है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं तो ये छात्रों के साथ लगेगी। तो क्योंकि लिखत एक ही बार लिखा हुआ है और हमें सेंटेंस 2 बनाना है, तो लिखत जो है 2 बार प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखिए हमने यहाँ से क्या लिया, पहले
शिक्षकः, एक ले लिया शिक्षकः पहले सेंटेंस में, शिक्षकः प्रश्नं लिखति, एक सेंटेंस बन गया आपका। दूसरा है, अब शिक्षकः के जगह पर हम सह लिख देंगे। सह मतलब वह, किसी पुल्लिंग के लिए, पुरुष के लिए अगर हमें कहना है वह, तो हम कहते हैं सह। तो सह फिर लिखेंगे, लेंगे दूसरा सेंटेंस के लिए, सह कक्षायाम श्याम पट्टे लिखति, दोबारा लिख देंगे लिखति, सह कक्षायाम श्याम पट्टे लिखति, वह कक्षा में श्याम पट्ट पर लिख रहा है। आप इसमें प्रश्नम भी जोड़ सकते हैं, श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा सेंटेंस बनेगा, छात्राः उत्तराणि लिखन्ति, जो छात्र हैं वो क्या कर रहे हैं, उत्तर लिख रहे हैं, लिखन्ति मतलब लिख रहे हैं। फिर छात्र की जगह पर हम सर्वनाम लगा देंगे ते, ते मतलब वे कौन, सभी छात्र। तो वे पुस्तिकायाम उत्तराणि, यहाँ लिखन्ति छूट गया है, लिखन्ति यहाँ भी होना चाहिए था, लिखन्ति उत्तराणि लिखन्ति, ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति मतलब वे सब पुस्तिका में उत्तर लिख रहे हैं। तो ये पूरा 4 आपका सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ से हमने ते ले लिया और ये ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, 2 बार आपको लिखना पड़ेगा ये। तो ये इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब खंड खा आपका कंप्लीट हो गया है, ये खंड खा था आपका। और अब आता है खंड गा। तो खंड गा यहाँ पे लिख देते हैं, ये खंड गा। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपका गा, खंड गा। अब ये 9 अंक का है पूरा ये खंड गा जो है। अब देखिए इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 4 में, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण का अनुसरण करके, यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, इसी का अनुसरण करके अर्थात मतलब इसी को देख करके रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये 7th क्लास के बच्चे इतना तो जान ही गए कि एक वचन मतलब एक के लिए, द्विवचन 2 के लिए और बहुवचन बहुत सारे के लिए। तो यथा का अर्थ है जैसे, वसति इसमें लिखा है, वसता इसमें लिखा है, वसंती इसमें लिखा है, अर्थात कोई एक रहता था या बसता था, 2 रहते थे या बसते थे और बहुत सारे रहते थे या बसते थे। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह लिखा था आपका बीच में पूजयति इसम, और एक लिखा था रक्षतः इसम, एक लिखा था चरति इसम, एक लिखा था पठन्ति इसम। मतलब ये एक वचन की क्रिया दी हुई थी, यहाँ पे द्विवचन की क्रिया दी हुई थी, फिर एक वचन की क्रिया दी हुई थी और बहुवचन की क्रिया। बाकी जगहों पे आपको यहाँ पे भरना था, तो मैंने भर दिया है क्योंकि स्क्रीन पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो ये पहले से आपको भर दिया गया है। तो देखिए पूजयति इसमें था और द्विवचन में जैसे ये बसता इसमें लिखा है, फिर से एक बार देखिए, जैसे ये यहाँ पे बसता इसमें लिखा है वैसे ही द्विवचन में पूजयता इसमें लिखना था। बसंती इसमें जैसे लिखा था ऐसे पूजयंती इसमें, क्योंकि ये पूजयति वाली धातु है ना, क्रिया है, तो पूजयंती इसमें बहुवचन में बनेगा पूजयंती इसमें। इसी तरह रक्षति इसमें और रक्षता इसमें रक्षन्ति इसमें, चरति इसमें चरता इसमें चरन्ति इसमें, पठति इसमें पठता इसमें पठन्ति इसमें। जैसे यहाँ पे था वैसे ही एक दिया गया था, वैसे ही आपको एक वचन द्विवचन में भरना था। तो ये प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा कोई एक धातु जब याद कर लेंगे तो आपको ये समझना आसान हो जाएगा। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे, जो लिखा हुआ है कि अधोलिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। जो अधोलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे हुए, तो नीचे लिखे हुए धातुओं में, ये जो नीचे लिखी हुई धातुएं हैं इनमें लकार पुरुष और वचन लिखना है। तो लकार क्या है इसका, पुरुष क्या है, वचन क्या है। आप जानते ही हैं किसी भी धातु में आपको 5 लकार अभी पढ़ने को हैं, तो ये किस लकार का है आश्रित शब्द वही आपको लिखना था। एक तो करके दिया हुआ था
लंग लकार का था, प्रथम पुरुष का था और एक वचन का था। अब कुर्वन्ति जो शब्द है, जो धातु है, क्रिया है, ये किस लकार की है? लट लकारः। संस्कृत में कहेंगे लट लकारः। प्रथम पुरुषः बहुवचनम। ये वचन क्या है? बहुवचन है इसका। मतलब कोई कुर्वन्ति मतलब करते हैं, तो ये बहुवचन है, बहुत सारे लोग कुछ करते हैं। इसी तरह गमिष्यति जाएगा, लट लकार जो भविष्य काल होता है, क्रिया जो आगे होगी, गमिष्यति जाएगा, इसका लट लकार कहते हैं भविष्य काल को। और लट लकार होता है वर्तमान काल, कर रहे हैं। तो यहाँ पे गमिष्यति लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। तो ये आपको 5 लकार में कोई ना कोई एक धातु याद करके समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, मंजूषाता अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। मंजूषाता, ये है आपका जो मंजूषाता। मंजूषाता में से क्या करना है? अव्यय पद को चित्वा चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो अव्यय पद क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जो किसी भी लिंग, वचन और विभक्ति में बदलते नहीं हैं, वो हमेशा वैसे ही रहते हैं। तो देखिए, भक्तः, इसको अर्थ समझना है। भक्तः ईश्वरम स्मरति, ईश्वर का स्मरण करता है। तो कब करता है? सदा करता है। सदा इसी में भरा जाएगा और किसी में नहीं होगा। असत्यम न वक्तव्यम, असत्य अर्थात झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ना जो अव्यय है, ये ना अव्यय जो है यहाँ पे भर गया, सदा अव्यय यहाँ पे भर गया। अब अपि जो है, अपि पहले लगाने से क्वेश्चन में बदल जाता है। अपि कुशली भवान, आप कुशल से हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप कुशल से हैं, तो अपि यहीं पे भरा जाएगा और कहीं नहीं भरा जाएगा। अब देखिए, प्रियम तथा सत्यम आचरित। प्रिय तथा उसी प्रकार से सत्य का आचरण करना चाहिए। प्रिय तथा सत्य आचरण करना चाहिए। अब लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः। लता और मेधा, च का मतलब होता है और, तो लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः, विद्यालय जा रही हैं। प्यारे बच्चों, 2 सेंटेंस में बच्चों को इसमें ज़्यादा दिक्कत होती है, एक तथा और चा में, क्योंकि कभी कभी बच्चे तथा को यहाँ पे भर देते हैं, चा को यहाँ पे भर देते हैं। जबकि जो चा शब्द है, चा जो शब्द है, ये हमेशा 2 शब्दों के बाद आता है। तो इसलिए यहाँ पे तथा नहीं भरा जाएगा, यहाँ पे च ही भरा जाएगा। और जो तथा शब्द है वो 2 शब्दों के बीच में आता है, प्रियम तथा सत्यम के। अगर कहना है प्रिय और सत्य बोलना चाहिए या प्रिय तथा सत्य बोलना चाहिए, तो आप प्रियम तथा सत्यम, प्रियम च सत्यम नहीं कहेंगे। अब लता और मेधा के बाद च आया है, इसलिए च हमेशा यहीं पे होगा। लता और मेधा विद्यालय जा रही हैं। इसी तरह महात्मा गांधी कदाचन, कभी भी अहिंसा ना अत्यजत। तो ये महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा नहीं त्यागी, नहीं छोड़ी। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है खंड घा। खंड घा आपका आ गया है, ये है पठित अवबोधनम, जो आपने पढ़ा हुआ है, आपकी पुस्तक से है। ये पंडिता रमाबाई के चैप्टर से है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, अधोलिखितम, नीचे लिखे हुए अनुच्छेदम, अनुच्छेद मतलब ये पैराग्राफ, पठित्वा पढ़ करके, प्रदत्ता नाम दिए गए, प्रश्ना नाम प्रश्नों के, उत्तराणि लिखत उत्तर लिखिए। तो उत्तर आप तभी लिख पाएंगे जब इसका आप अर्थ जानेंगे। तो अर्थ देख लेते हैं सबसे पहले। अनंतरम, इसके बाद रमा स्वमातु संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण अर्थात समय बीतने पर रमा के पिता विपन्नः जाता, निर्धन हो गए। तस्या पितरौ, उनके माता पिता, तस्या मतलब रमाबाई के माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर, अकाल से पीड़ित होकर दिवंगत हो गए अर्थात स्वर्गवासी हो गए। तदनंतरम, उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह, अपने बड़े भाई के साथ, पदभ्याम पैदल, समग्रम संपूर्ण, भारतम भारत अभ्रमत घूमी।
भ्रमण के क्रम में घूमते हुए सा वह कोलकाताम प्राप्ता, कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत में विद्वता के कारण या बहुत अधिक जानकारी होने के कारण, सा मतलब उन्हें, तत्र वहाँ, पंडिता सरस्वती च इति, पंडिता और सरस्वती इस उपाधिभ्याम, उपाधि का मतलब होता है किसी को नाम देना, कोई जो भी जिसके बारे में वो ज़्यादा जानकार है उसको उसी नाम से उपाधि देना। तो इन दोनों उपाधियों से विभूषित हुई, किससे? पंडिता और सरस्वती, अर्थात उनको दो नाम मिले वहाँ पे। तो तत्रैव वहीं पर, सा ब्रह्म समाजेन, ब्रह्म समाज से, प्रभाविता प्रभावित होकर, वेदाध्ययनम अकरोत्, वेद का अध्ययन किया। पश्चात उसके बाद, सा स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, वेदादि नाम, वेद आदि के, शास्त्राणाम शास्त्रों के, शिक्षायै शिक्षा के लिए, आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ किया। ये आपका आ गया एक पदेन उत्तरत। इसमें ये आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया आपने, इसका अर्थ देख लिया। अब है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए आप। देखिए का नंबर में है, रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, रमा कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त करती हैं? तो यहाँ पे देखिए, रमा स्वमातु संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती आंसर था आपका। तो क्योंकि एक पद मतलब एक शब्द में आंसर देना था तो हम लिख दिए स्वमातु। अब खा नंबर में देखिए, कालक्रमेण कस्या पिता विपन्ना जाता, कालक्रम से किसके पिता विपन्न हो गए, निर्धन हो गए। तो यहाँ पे किसके पिता थे? रमायाः पिता विपन्ना जाता, तो रमाया हम अपना आंसर लिख देंगे रमाया। फिर गा नंबर में, केन समाजेन रमा प्रभाविता जाता, किस समाज से रमा प्रभावित हुई? तो किस समाज से हुई थी? ब्रह्म समाजेन प्रभाविता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ब्रह्म समाजेन। अब पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता, पंडिता और सरस्वती इस उपाधि से कौन विभूषित हुआ? तो कौन विभूषित हुआ था? रमाबाई। तो हम आंसर आप रमा भी लिख सकते हैं, रमाबाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा हुआ वेदा, यहाँ पे देखिए सरस्वती उपाधिभ्याम विभूषिता कौन था? सा लिखा हुआ था, सा का मतलब वही रमाबाई, वह रमाबाई। अब ये तो हो गया आपका एक पद में। अब पूर्ण वाक्य में भी आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, रमा किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमा ने किसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया? तो यहाँ पे आपने देखा था कि स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, क्योंकि आपको पूरे सेंटेंस में आंसर देना है तो यहाँ से आप रमा ले लीजिए, रमा, फिर यही स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, और ये 2 नंबर आपके पक्के हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें है कि पद्यांशम पठित्वा नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो पद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तराणि लिखत, उत्तर आपको लिखना है। तो उत्तर आप तभी लिख पाएंगे जब आपको इसका अर्थ पता होगा। यह आपके सदाचार पाठ से लिया गया है। तो देखिए क्या लिखा हुआ, शॉर्ट में मैं बता दे रही हूँ पहले। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाने चापराणिकम, कल का कार्य आज करना चाहिए, और अपराह्न का काम, अपराह्न का मतलब होता है दोपहर के बाद वाला, तो दोपहर के बाद था सायं, सायं का कार्य कब करना चाहिए? पूर्वाह्न में करना चाहिए। पूर्वाह्न कब होता है? दोपहर के पहले वाला, अर्थात सुबह। तो सायं का कार्य सुबह में करना चाहिए। और नई प्रतीक्षिते मृत्यु, ना मतलब नहीं, ही मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से जो मृत्यु है वो प्रतीक्षा नहीं करती कि अस्य मतलब इसका कार्य किया गया है अथवा ना वा कृतम, अथवा नहीं किया गया है। मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य किया गया है अथवा नहीं किया गया है। अब दूसरा देखिए, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः, मित्र के साथ कलह करके
ना कदापि, कदापि मतलब कभी भी नहीं सुखी होता है। जना मतलब व्यक्ति, व्यक्ति अपने मित्र के साथ कलह करके, झगड़ा करके कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा ऐसा जान करके, प्रयासेन प्रयास के द्वारा, तदेव उसको किसको, झगड़े को, परिवर्जयेत परिवर्जित करना चाहिए, अर्थात रोकना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक पद में आंसर देना है आपको। क्या कहा जा रहा है प्रश्न में, स्वः कार्यम कदा कर्तव्यम, कल का कार्य कब करना चाहिए। तो उत्तर हो गया आपका अद्य। अब दूसरा है, कीदृशम कार्यम पूर्वाह्ने करणीयम, कैसा कार्य पूर्वाह्न में करना चाहिए। तो अपराह्न वाला काम जो है पूर्वाह्न में करना चाहिए। तो अपराह्निकम यहाँ लिखा था, तो हमने अपराह्निकम यहाँ आंसर लिख दिया। तीसरी है, किम परिवर्जयेत, क्या परिवर्जित करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो किम परिवर्जयेत का उत्तर हो जाएगा कलहम, झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्या कह रहा है, किसको रोकना चाहिए। तो उत्तर हो गया आपका कलहम। फिर क्वेश्चन नंबर 4, केन सा कलहम कृत्वा जना कदापि न सुखी भवेत, किसके साथ कलह करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है। तो उत्तर है मित्रेण। उत्तरम क्या हो गया आपका, मित्रेण, मित्र के साथ झगड़ा करके कभी सुखी नहीं होता है। अब देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अभी तो आप एक पद में उत्तर दे रहे थे, अब पूर्ण वाक्येन उत्तरत। तो मृत्यु कस्य न प्रतीक्षाम करोति, मृत्यु किसकी प्रतीक्षा नहीं करती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। आप चाहें तो पूरा सेंटेंस यही लिख दीजिए, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ से मृत्यु ले लेना है। मृत्यु प्रतीक्षाम न करोति कृतमस्य न वा कृतम, कार्य किया गया है अथवा नहीं किया गया। तो ये पूरा आपका सेंटेंस हो गया और ये 2 नंबर आपके पक्के। अब प्रश्न नंबर 9 है, मंजूषातः समानार्थक पदानि योजयित्वा लिखत। मंजूषातः से, जो ये मंजूषातः है, इससे समानार्थक का मतलब समान अर्थ वाले पदों मतलब शब्दों को योजयित्वा लिखत, योजित करके लिखिए। तो देखिए समानार्थक पद कौन से हैं, इधर लिखा हुआ है, देखिए, मौनम प्रस्तरे माता पशवा। इन्हीं का जो समान अर्थ होगा उनके सामने लिखना है। समान अर्थ का मतलब है कि जैसे ये मौन मतलब चुप होना, तो कोई दूसरा शब्द हो उसका भी अर्थ हो चुप होना। तो देखिए यहाँ पे क्या था, मौनम का होता है तूष्णीम, तो हमने यहाँ पे तूष्णीम लिख दिया। मौनम मतलब चुप होना, तूष्णीम मतलब चुप रहना। अब देखो प्रस्तरे मतलब पत्थर, तो यहाँ पे क्या है, शिलायाम का भी मतलब होता है पत्थर। इसी तरह माता का अर्थ अम्बा, माता मतलब माँ और अम्बा का मतलब भी माँ, तो यहाँ पे हमने अम्बा लिख दिया। पशवा मतलब जानवर और जंतुआ मतलब भी जानवर, तो ये जंतुआ यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह प्रश्न नंबर 10 अब आ गया आपका। क्या है प्रश्न नंबर 10, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो देखिए पहले में है, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजा विश्व विजयी भवेत्, हमारा त्रिवर्ण ध्वज जो है वो विश्व विजयी होता है। तो उत्तर क्या लिखेंगे हम, मतलब इसका ये एक सेंटेंस है, इसको क्वेश्चन में बदलना है। तो हम यही कहेंगे ना कि हमारा कौन सा या क्या विश्व विजयी होता है। तो का कौन के लिए हम क्या लगाएंगे, कह, जैसे त्रिवर्ण ध्वजा वैसे ही कह। तो अस्माकं कह विश्व विजयी भवेत्, ये क्वेश्चन बन गया कि हमारा क्या विश्व विजयी होता है। तो अब ये क्वेश्चन बन गया और आपका यही उत्तर हो गया। अब दूसरा है, स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, अपने धर्म में प्रमाद हमें नहीं करना चाहिए। प्रमाद मतलब आलस। तो अब कहा जा रहा है कि इसको क्वेश्चन में बदलिए। तो हम कहेंगे कि स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, अपने धर्म में क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो प्रमादम की जगह क्या हो जाएगा, किम, और आपका यही आंसर भी हो जाएगा कि स्वधर्मात् किम वयम न कुर्यामः।
अब इसी तरह प्रश्न नंबर 3, स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म। जो स्त्रियां हैं वो शिक्षा प्राप्त करती थी। तो अब क्योंकि स्त्रियः ये किसी एक स्त्री के लिए नहीं है, बहुत सारी के लिए बहुवचन है, तो इसकी जगह पर अगर एक होती तो कह देते का, अब दो होती तो कह देते के, के काह। तो बहुवचन में क्या बनता है? काह। कौन कहना है बहुवचन में स्त्री के लिए तो क्या होगा? काह। तो काह शिक्षाम लभन्ते स्म, कौन शिक्षा प्राप्त करती थी, ऐसा क्वेश्चन बन गया और यही आपका उत्तर हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 में सत्येन वाति वायु, सत्य के द्वारा वायु बहती है, तो ये तृतीया विभक्ति है सत्येन। इसी तरह तृतीया विभक्ति के शब्द रूप का केन, तो केन वाति वायु, सत्य के द्वारा वायु बहती है और क्वेश्चन होगा किसके द्वारा वायु बहती है। अब प्रश्न नंबर 11 आपका आ गया, क्या है ये? अधोलिखितान समयवाचकान, नीचे अधोलिखित का मतलब नीचे लिखे हुए समयवाचक अंकान, ये अंक हैं, सभी अंक हैं, इनको क्या करना है? संस्कृत पदेषु लिखत, संस्कृत पद में लिखना है। यथा 10:30 लिखा हुआ था, 10:30, तो हमने क्या लिखा था? 10:30 वादनम। इसी तरह इनको लिखना है, 6 बज रहा है तो 6 बजे क्या कहते हैं? षड्वादनम। 7:30 बज रहा है तो क्या कहते हैं? 30 मिनट को आधा कहते हैं, सार्ध मतलब आधा, आधा अलग कर दिया, सप्तवादनम। 7 बज रहा है और आधा बज रहा है मतलब 7:30 बज रहा है, सार्ध सप्तवादनम। 11 को कहेंगे एकादश वादनम, एकादश वादनम। 11 मतलब एकादश होता है, वादनम मतलब बजे, एकादश वादनम। 9 बजे को कहते हैं नववादनम, तो 9 बज गए हैं तो नववादनम कहेंगे हम। नंबर 12 जो है अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत। अधोलिखित वाक्य कह मतलब कौन, कम, प्रति मतलब किससे, कथयति कहता है, इति लिखत ऐसा आपको लिखना है। कह और का एक ही अर्थ है, ये पुरुष के लिए स्त्री के लिए, तो इसका दोनों मतलब है कौन कथयति, कौन कह रहा है, काम और कम स्त्री पुरुष के लिए, तो किससे कह रहा है, मतलब स्त्री भी हो सकता है या पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो पहला सेंटेंस है अहम तव क्रीत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा क्रीत मतलब खरीदा हुआ दास हूँ। ये किसने कहा था, किससे कहा था? ये शिवा बोलते हैं, किससे? पार्वतीम से, शिव ने कहा पार्वती से। और दूसरे नंबर पे वत्से तपः कठिनम भवति, हे पुत्री तप कठिन होता है, ऐसा कौन किससे कह रहा है? माता कह रही हैं पार्वती से। तीसरा है मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, जो मनस्वी लोग होते हैं कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं, कौन किससे कह रहा है? ये पार्वती कह रही हैं विजया से, अपनी सहेली से। इसी तरह अपर्णा इति नामना तुम प्रथिता, अपर्णा जो नाम है वह तुमने प्रथित किया, तुमने पाया है, तो क्या हुआ? तुम प्रसिद्ध हुई हो, तो कौन कह रहा है? विजया कह रही है पार्वती से। तो प्रश्न नंबर 13 है आपका, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। अब क्या है का नंबर में? ध्वजे हरित वर्ण शांते प्रतीका अस्ति, जो ध्वज में हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ये सही नहीं है सेंटेंस, इसमें कहा गया है नहीं। और मित्रेण कलहम कृत्वा जना दुखी भवति, मित्र के साथ कलह करके लोग दुखी होते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, इसके लिए हमने लिख दिया आम। हाँ, ध्वजे केशर वर्ण शक्त्या सूचकः अस्ति, ध्वज में जो केशर वर्ण है, केसरिया रंग है, वो शक्ति का सूचक है, तो बिल्कुल सही बात है, हाँ आम। चक्रम प्रगते द्योतकम अस्ति, चक्र में जो प्रगति है, जो हमारी चक्र में जो हमारा चक्र है वो प्रगति का द्योतक है, ऐसा इसका अर्थ है, तो ये बिल्कुल सही बात है, इसके लिए हमने आम लिख दिया। हाँ, आम का मतलब होता है हाँ, ना का मतलब होता है नहीं, तो इसमें जो सही कथन थे
उपयुक्त कथन नाम मतलब सही कथन जो थे तो क्या लिखना था, ना लिखना, आम लिखना था। जो उपयुक्त कथन थे उसके सामने आम और अनुपयुक्त कथन जो थे उनके सामने ना लिखना था। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। सॉरी, ये क्वेश्चन पेपर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आपने अगर इससे कुछ सीखा, आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं यहीं पर इसको समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।